25 साल से ज्यादा का लंबा और गहरा अनुभव रखने वाले कुंज बंसल साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम में, जो यूटीआई और रिलायंस म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में काम कर चुके हैं। कोटक ग्रुप जिनका अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर भी काम करने का आपका बड़ा लंबा गहरा अनुभव है और उनकी कंपनी का नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट इलिटरेसी.com। लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी.com। तो इन्वेस्टमेंट की इलिटरेसी को दूर करने का काम कुंज बंसल साहब कई दशकों से कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वित्त वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत वाकई में अच्छी भी हुई है, मजबूत भी दिख रहे हैं बाजार, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस साल क्या बढ़िया या क्या बेहतर बाजार के लिए हो सकता है? आप क्या समझते हैं, क्या हो तो आप मानेंगे कि हाँ ये बाजार के लिए ठीक है? जी हाँ, तो दो तीन चीजें होना बहुत जरूरी है अगर बाजार में अच्छी तेजी। बाजार की तेजी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। तो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के लिए एक तो हम देखें कि ऑयल का भाव जो है ठीक है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, बट $80 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड बना हुआ है, अब मेरे ख्याल से करीब करीब एक साल से ऊपर इस भाव का इस रेंज में भाव टिका हुआ है। तो वो एक इंडियन इकोनॉमी जो ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हमेशा से है। तो हमने 4-5 साल पहले $15-20 का भी भाव देखा है, ऊपर में 100+ का भी देखा है। तो ये एक चीज है जो कमोडिटी में स्पेशली क्रूड प्राइसेस में अगर नीचे आती है तो वो बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ जो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट हाइक का इम्पैक्ट आया है, अभी फिलहाल तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कि कंज्यूमर डिमांड कम हो गई है, और वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो इंटरेस्ट रेट हाइक को मिला के अगर ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, तो ये एक दूसरा पॉइंट है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना जरूरी है। उससे वापस से कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, आम जनता को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो वापस अपना पर्स ढीला करे, और उसी से ओवरऑल इकोनॉमी चलेगी। और तीसरा ये है कि जो कंटिन्यूअस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लार्जली गवर्नमेंट के साइड से हो रहा है, ऑफ कोर्स पिछले 3 क्वार्टर्स में प्राइवेट सेक्टर ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसका इम्पैक्ट दिखने लग जाए, स्पेशली मल्टीप्लायर टर्म्स में, कि उसके डिपेंडेंट सेकेंडरी और टर्शरी इम्पैक्ट आ जाए, लेबर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए और एक्टिविटी बढ़ जाए। तो मुझे लगता है ये 3 चीजें होने से FY24 में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आ सकती है। कच्चे तेल के दाम मेंटेन रहे, थोड़े नीचे आ जाएं, बहुत बढ़िया। आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें रोक बढ़ाना तो बंद हुआ है, अगर घटाना शुरू कर दें, और जो कुछ सरकार की तरफ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जगह पैसा खर्च करने की इच्छा है, और प्राइवेट सेक्टर भी अगर इसमें योगदान दे, तो ये 3 बढ़िया चीजें वित्त वर्ष 2024 में हो सकती है। तो हमारे यहाँ तो मामला थोड़ा सेट सा लगता है, ज्यादा तीनों में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत जो है वो बाहर की है, ग्लोबल मार्केट की है। वहां से क्या कुछ आप देख रहे हैं, ये बताएं सर। जी हाँ, तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखेंगे तो अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझा दूं कि अभी मार्च के महीने में हमने स्पेशली यूएस में, अमेरिका में, इतना बड़ा बैंकिंग क्राइसिस सा नहीं, एक्चुअल बैंकिंग क्राइसिस देखा है, जिसमें उनको रेगुलेटर्स को आके काफी सपोर्ट करना पड़ा। और उसके बावजूद यूएस फेड ने इन्फ्लेशन को देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। उसका एग्जैक्टली अपोजिट हम कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट बोल सकते हैं कि आरबीआई इतना कॉन्फिडेंट है इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाई, पॉज लगा दिया इंटरेस्ट रेट हाइक पे। तो ये एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट मैसेज है आरबीआई का कि ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी, बट हमें कॉन्फिडेंट है हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे, हमारे रूल्स रेगुलेशंस पे, हमारी मॉनिटरिंग पे। तो फिर से ग्लोबल मार्केट पे आते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में अभी भी मुझे लगता है समस्या बनी हुई है। तो ऐसे क्राइसिस रहेंगे। फिर वहां पे इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, स्पेशली उनकी जो लॉन्ग टर्म रेंज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा फायदा उनको ये हुआ है कि जो गैस इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज थी, स्पेशली यूरोजोन में, उनके लिए गैस प्राइसेस कम हुए हैं, तो वो एक फायदा है। तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट की उम्मीद अभी करना थोड़ा सा मुश्किल है। पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी चीज हुई है कि भले थोड़ा ही सही ग्लोबल इन्फ्लोज इंडियन मार्केट में आया है। अब वो सस्टेन करेगा कि नहीं हम बोल नहीं सकते, पर फिर भी हमें मानसिक और फाइनेंशियल रूप से अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक बात है। तो हमारे बाजार बेहतर हैं, बाहर अभी भी समस्याएं हैं, मुश्किल लगी। ऐसे में मार्केट आउटलुक क्या है आपका पूरे वित्त वर्ष के लिए? जी हाँ, तो होता क्या है कि वित्त वर्ष में हम 2 डेट्स ले लेते हैं, एक अप्रैल और एक 31 मार्च। अब उन डेट्स के बीच में बाजार क्या करता है, वो बाजार को ही मालूम होता है, क्योंकि उसके बीच में बहुत कुछ हो जाता है। हम अगर जो FY23 गया है तो उसको भी देखें, तो निफ्टी नीचे में 16,000 के नीचे मेरे ख्याल से 15,800 वगैरह भी गया था।
और लाइफ हाई करीब करीब 19,000 18,900 के आसपास भी नवंबर एंड और दिसंबर में बनाया था। पर अगर नेट FY23 की दो डेट शुरू और एंड की देखें तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था, हार्डली शायद 3.3% का या ऐसा कुछ मार्जिनल गेन था। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर की दो डेट्स को लेके प्रेडिक्ट करना हमेशा से मुश्किल होता है। पर फिर भी ये देखते हुए कि FY23 में मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, थोड़े से उसकी वजह से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया बट निफ्टी की अर्निंग्स ग्रो हुई है, ये हम क्लियरली जानते हैं और देख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी की अर्निंग ग्रो हुई है तो साफ है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के टर्म्स में मार्केट सस्ता हो गया है, जो एक हमेशा हमारी कंप्लेंट रहती है कि हमारा बाजार तो इंडियन मार्केट तो सस्ता होता ही नहीं है, वैल्यूएशन कम मिलते ही नहीं है, पी 20 21 22 पे चलता रहता है। तो एक इकोनॉमी जो 6-7% पे ग्रो कर रही है, दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, तो बड़ी इकोनॉमीज में 6% की ग्रोथ या 7% की ग्रोथ आज हाईएस्ट ग्रोथ है। ऐसी इकोनॉमी में सस्ता वैल्यूएशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि हालांकि ग्लोबल इन्फ्लोज बहुत अप डाउन रहे हैं, बट एक उनका सपोर्ट हमेशा रहता है कि अच्छी इकोनॉमी में वो पैसा लाना चाहते हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लोज का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है ये FY23 के सबड्यूड बैकग्राउंड में निफ्टी अर्निंग्स कंटिन्यूसली ग्रो होना, करीब करीब 10% का आराम से ग्रोथ रेट FY23 में हुआ है। FY22 में वो 20% प्लस था, आपको जो कोरोना के लो बेस पे था। और FY24 में भी मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 10% की निफ्टी ग्रोथ तो आएगी। तो मुझे लगता है एक स्लो एंड स्टडी मीडियम टर्म में मार्केट में अच्छा रिटर्न आ जाएगा, बीच बीच में अभी भी वॉलेटिलिटी आती रहेगी। ओके, बीच बीच में उतार चढ़ाव रहेंगे लेकिन स्लो और स्टडी रिटर्न आएगा। लेकिन ये आएगा कहाँ, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ पैसा लगाने से फायदा होगा, कुंज बंसल जी बताएं सर। जी हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि कैपिटल जो कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है और अब प्राइवेट सेक्टर ने भी उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, उसका इम्पैक्ट हम कैपिटल गुड शेयर्स की आउट परफॉर्मेंस में ऑलरेडी देख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। मुझे लगता है वो अभी भी चालू रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो टॉप आउट हो गया है या पीक आउट हो गया है या अब वहां से रिटर्न नहीं आएंगे। तो कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जहां मुझे लगता है रिटर्न आते रहेंगे। दूसरा है कि घूम फिर के IT सेक्टर की परफॉर्मेंस पे डाउट आ जाता है। अब जैसे मार्च में US में बैंकिंग क्राइसिस हुआ तो लगा कि नहीं सडनली सब लोग खर्चा करना बंद कर देंगे। इंडिया के IT इंडस्ट्री का लार्ज पार्ट एक्सपोर्ट अर्निंग्स का US से आता है, और विद इन दैट BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बहुत बड़ा हिस्सा आता है। तो ऐसी जब भी न्यूज फ्लो होती है तो सडनली नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है हमेशा स्टॉक्स को IT इंडस्ट्री के पिकअप करने के लिए। पर मुझे नहीं लगता मीडियम टर्म बेसिस पे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट IT इंडस्ट्री की ग्रोथ पे आएगा। एक कंजर्वेटिव 10% प्लस माइनस 1-2% की ग्रोथ आराम से आती रहेगी। नेट कैश कंपनीज है, कंटिन्यूस कैश जनरेशन है, कंटिन्यूस कैश डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड है, और वैल्यूएशन सपोर्ट है अभी रिसेंट करेक्शन मार्च में आने के बाद में। तो ये इन दो जगह पे, और सेलेक्टिवली मुझे लगता है ऑटो और बैंकिंग का पार्टिसिपेशन चालू है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन निवेश के मौके जहां पर फोकस कर सकते हैं आप। ये कुंज बंसल जी की राय। कुंज जी, आप अगर बताना चाहें कोई ऐसे सेक्टर से जहां पर थोड़ा मामला ढीला रहेगा, वहां से दूर रहे। तो मुझे लगता है कि कमोडिटीज में काफी वोलेटिलिटी ग्लोबली अभी भी है और चालू रहेगी आने वाले टाइम में, और उनका डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, कभी डिमांड अप डाउन, हम US और यूरोप में रिसेशन की तरफ देख रहे हैं, आएगा कि नहीं मालूम नहीं। फिर चाइना फैक्टर आ जाता है, कभी लगता है वो बंद कर रहे हैं, कभी लगता है वो खोल रहे हैं। तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन आ जाता है। अभी हम क्रूड की बात करें तो ओपेक ने सडनली अनाउंस कर दिया कि वो 10% कट कर देंगे, तो ब्रेंट जो अच्छा भला 78 79 80 पे चल रहा था, एक बार के लिए 85 86 चला गया, अब 84 के आसपास स्टेबल है। तो ये एक तो क्रूड ऑयल रिलेटेड कंपनीज, मुझे लगता है थोड़ी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इनमें ज्यादा ट्रेडर्स को ढूंढनी चाहिए बजाय इन्वेस्टर्स के। और उसी को मैं ओवरऑल ब्रॉडर कमोडिटीज में एक्सटेंड करूं तो मुझे लगता है मेटल्स में भी अभी कोई बहुत तेजी आने की उम्मीद नहीं है। तो मेटल कंपनीज में भी ट्रेडर्स के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, इन्वेस्टर्स के हिसाब से कम रहेगी। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए थोड़ा सा मेटल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ऐसे जहां पर आपको सावधानी रखनी है, और बाकी निवेश के बेहतरीन मौके आपको बताएं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर है वहां पर आप कर सकते हैं निवेश। बहुत बहुत धन्यवाद कुंज बंसल साहब, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और अपना आउटलुक वित्त वर्ष 2024 के लिए हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।